हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 आरोह पद्य भाग में आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पर चर्चा करेंगे। हरिवंश राय जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण करे फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार में सोपान तक आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशील गीय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविता विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता का प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजन शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब आप आइए हम लोग पाठ का सारांश समझ लेते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग,
विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण में उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य को की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी जो की अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब देखिए कवि अपनी कविता आत्मपरिचय के विषय में क्या कहते हैं कि आत्मपरिचय नामक कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि दुनिया को जानना स्वयं को जानने से अधिक सरल है। यद्यपि व्यक्ति समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभव से गुजरता है, फिर भी वह समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज या शासन चाहे जैसा हो, व्यक्ति उससे कटकर नहीं रह सकता। समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है। कवि का जीवन अनेक विरोधों से संबद्ध है। उसका जीवन विरोधाभासों से युक्त है। अजीब सी दीवानगी उसके जीवन में छाई रहती है। जो भी उसके विरुद्ध है, कवि उन्हीं सब बातों व घटनाओं से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। दुनिया से उसका संबंध प्रीति कलह का है। कविता देखिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें देखिए जो शब्दार्थ है, जग जीवन माने संसार में जीवन यापन की जो क्रियाएं हैं। झंकृत माने झनझनाने का संगीतमय स्वर। स्नेह सुरा प्रेम रूपी साराब। पान माने पीना। ध्यान करना यानी प्रवाह करना। जग की गाना यानी संसार के चलन की प्रशंसा करते रहना। मन का गान करना यानी अपने मौलिक विचारों को रखना। राइट। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चन जी इस कवितांश में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि यह संसार जिसमें मैं आया हुआ हूँ, उसका जीवन जीने और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। मैं उसकी इस शैली को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता, इसलिए वह मेरे लिए भार स्वरूप ही है। जीवन जीने के बारे में मेरे अपने मौलिक विचार हैं, परंतु मैं सांसारिक तरीकों का
निषेध भी नहीं करता। लिहाजा अपने सिर पर लादे चलने के लिए मैं विवश हूँ। बावजूद इसके मैं अपने जीवन में उसके प्रति नफरत नहीं, प्यार ही रखता हूँ। मेरा जीवन जिन संसारों पर निर्भर है उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देना। कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से उपलब्ध हुआ है, उसके जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया है। कवि अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि मैं इसी प्राप्त प्रेम की शराब को पिया करता हूँ। इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सराबोर कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं। इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है। संसार का ऐसा चलन है कि जो उसके राग में अपना राग मिलाना जानते हैं, संसार केवल उनका ही आदर किया करता है। मुझे भी उसके आदर की कहाँ दरकार है। मैं तो अपने मन के गीतों को ही गाने में मस्त हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसका शब्दार्थ देखिए। उर माने हृदय, उद्गार माने दिल के भाव, उपहार यानी भेंट, भाता है यानी अच्छा लगता है, स्वप्नों का संसार यानी कल्पनाओं की दुनिया, दहा करता हूँ यानी जला करता हूँ, भवसागर संसार रूपी समुद्र, तरने यानी पार करने को, और मौजों माने लहरें। राइट। इसकी व्याख्या देखिए। कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार हैं, वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। वे उन्हें संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। उनके सामने जैसा संसार है उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। इसी अधूरेपन के कारण वह दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वे उसके अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं। उनके मन में एक नए और संपूर्ण संसार के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। कवि चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं को साकार कर बेहतर दुनिया बना सकें। कवि का कहना है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे दुखी रहते हैं। एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं, कवि स्वयं है। अर्थात चाहते तो जैसी दुनिया है उसे वो वैसे ही स्वीकार कर लेते और चैन से रहते, लेकिन उसमें बदलाव लाने की इच्छाओं ने उन्हें व्याकुल कर रखा है। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही है, पर कवि सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में विचलित नहीं होते। दोनों में ही वे एक ही प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाना चाहें तो बनाएं, इसमें मोक्ष पाना चाहें तो पाएं, इसमें छुटकारा पाना चाहें तो पाएं। वे स्वतंत्र हैं इसके लिए, पर मैं तो इस संसार को अपने ही अनुकूल बनाना चाहता हूँ, उसे सत्य ही मानता हूँ, वह मेरे लिए मिथ्या नहीं है। इसीलिए मैं संसार की लहरों पर ही रहना चाहता हूँ। रहना ही नहीं चाहता, बल्कि लहरों पर रहकर अपने को मस्ती में भरा हुआ भी मैं महसूस करता हूँ। अगला देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे,
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ देखिए, यौवन यानी जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब उदासी, खेद, यत माने प्रयास, नादान मतलब ना समझ, अनाड़ी, दाना यानी चतुर ज्ञानी, और मूढ़ मान ले मूर्ख। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि वे अपने अंदर युवा अवस्था की जो विशेष उमंग होती है सदैव ही अपने साथ लिए रहते हैं, पर उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं। इसके कारण वे दुनिया को दिखाने के लिए छुपा रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। इसका कारण है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई हैं। राइट। वे कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कर करके लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं सका। असल में जहाँ पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वहीं पर नादान लोग भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हुआ है। मैं तो जो ज्ञान पा चुका हूँ उसे भी भुला देना चाहता हूँ। अगला देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। नाता मीन्स संबंध, वैभव माने समृद्धि, पग माने पैर, रोदन माने रोना, राग मीन्स प्रेम, आग मतलब जोश, भूपों माने राजाओं, और प्रासाद मतलब महल, निछावर माने लुटाना, खंडहर ध्वस्त इमारत, भाग माने हिस्सा। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़िए। कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसीलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के रोज ही बहुत सारे संसार बनाता और मिटाता रहता हूँ। यह दुनिया धरती पर नित्य सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है, और मैं हूँ कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को ही प्रतिदिन ठुकराया करता हूँ। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया कवि को स्वीकार नहीं है, वे उसे ठुकराते रहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूँ तब उसमें से प्रेम की अविरल धारा बहा करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिनमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता है। यद्यपि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत के समान है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों के आलीशान महल भी लुटाए जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रेम की ध्वंस भी महल की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, अधिक मूल्यवान है। अगला देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखिए, फूट पड़ा यानी बेहबल हो गया, भावुक हो गया, दीवाना यानी जुनून, मादकता यानी मस्ती, निःशेष जो कभी समाप्त ही ना हो। व्याख्या देखिए, बच्चन जी अपनी कविता में कहते हैं कि जब मैंने अपने पीड़ा जनित रुदन को
जब अभिव्यक्त किया तो लोगों ने इसे मेरा गीत गाना निरूपित किया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विह्वल हो गया, मैं दुखी हो गया, तो उससे लोगों ने छंद का निर्माण माना। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कवि माने। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नई ही किस्म का दीवाना हूँ। मैं अपने आप में मस्त रहने वाला हूँ। बच्चन जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश बनाए घूमता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और विचारों की कभी भी खत्म न होने वाली मादकता लिए हुए हूँ। मैं अपनी इस मस्ती के लिए पैगाम लेकर निकला हूँ, जिसे सुनकर संसार झूमने लगेगा, मेरे संदेशों के सामने झुक जाएगा, अर्थात उसका स्वागत करेगा और फिर उस मस्ती को अपनाकर नाचेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगली कविता क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चन जी उत्कृष्ट इच्छा और समय की सीमितता को शब्दों में बांधकर प्रस्तुत करते हैं। पथिक थका हुआ है, फिर भी वह रुकता नहीं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में तेजी भर देता है। दिन ढलते ही चिड़िया अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए तेजी से पर फड़फड़ाती है, परंतु कवि का इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। यह भाव उसके पाँव में शिथिलता और मन में व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखिए, ढलता में समाप्त होता है, पथ माने रास्ता, मंजिल माने लक्ष्य, पंथी माने यात्री। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया ही है, परंतु यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात जीवन का अंत उसी समय न हो जाए, जबकि अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इसी कारण से वह अपनी गति बढ़ा देता है, ताकि अंधकार होने से पहले ही वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है। दूसरा देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा माने आशा, नीड़ माने घोंसला, पर माने पंख, चंचलता माने अस्थिरता। व्याख्या देखिए, कवि पक्षियों के माध्यम से भी जीवन की अनिश्चितता का वर्णन कर रहा है। मादा पक्षी को संध्या होते ही यह चिंता होने लगती है कि उसके बच्चे उसके लौटने की राह देख रहे होंगे। वे व्याकुल होकर घोंसलों से अपनी गर्दन निकालकर पंथ निहार रहे होंगे। तब पक्षी के पंखों में और भी गति आ जाती है। वे विलंब किए बिना ही अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए अपनी गति को बढ़ा देते हैं। तीसरा देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को उड़ता भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखिए, विकल माने व्याकुल, हित माने लिए, चंचल माने क्रियाशील, शिथिल माने ढीला, पद माने पैर, उर माने हृदय, विह्वलता माने बेचैनी। व्याख्या देखिए, बच्चन जी इस काव्यांश में कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो ऐसा प्रियजन है ही नहीं, तब वे किसके लिए शीघ्रता करें, घर की ओर भागें।
बस यही प्रश्न उनके मन को उदास और तन की गति को कमज़ोर बना देता है। पर दिन का अवसान तो अपने क्रम को नहीं तोड़ता, वह शीघ्रता के साथ ढलता ही है। यह पाठ आज का यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम काव्यगत सौंदर्य और प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। धन्यवाद।